औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो स्टूडेंट्स, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले टॉपिक को हमने 2 लेक्चर्स में सम अप करना है, क्योंकि इसके ज़रिए हमें फ़िज़िक्स की कुछ डीप रूट्स मिलेंगी, जिनको समझने के लिए हमें 2 लेक्चर्स के अंदर इसको सम अप करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 से लेकर 16 तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं वो इसके अंदर यूज़ होंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिफ़ाइन पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है। द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम फॉर ट्रांसमिशन एंड रैपिडली प्रोपेगेट थ्रू वैक्यूम आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या EM वेव्स कहते हैं। तो स्टूडेंट, जिस तरह लाइट के बारे में इनिशियल ये कॉन्सेप्ट था कि जो लाइट है वो जस्ट वे पार्टिकल नेचर रखती है, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इसमें मॉडिफिकेशन हुई कि जो लाइट होती है उसकी नेचर डुअल होती है, यानी डुअल नेचर होती है लाइट की। इसी तरह स्टूडेंट्स, पहले ये भी कंसिडर किया जाता था कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनकी जो नेचर है वो मैकेनिकल है, लेकिन उसके बाद जो मॉडिफिकेशन हुई तो उन पे ये रिसर्च के बाद ये बात क्लियर हुई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ये थ्रू स्पेस भी प्रोपेगेट कर सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन है कुछ, जिसमें इस एक्सप्लेनेशन के कुछ पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे और कुछ रिमेनिंग पार्ट्स और रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स उससे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इन 1864 में जेम्स कैले मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए मैक्सवेल इक्वेशंस प्रोड्यूस की, उन पे काम किया और कुछ इक्वेशंस हमें दी, जिन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में सारी डिटेल समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जैसे हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था कि जो चार्ज एट रेस्ट होगा, या हम ऐसे कह लें प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या होता है। वही कंसेप्ट है स्टूडेंट्स कि अगर कोई चार्ज एट रेस्ट होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका जो फील्ड होगा इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा, जब नेगेटिव चार्ज पड़ा होगा एट रेस्ट पे तो उसका फील्ड आउटसाइड होगा या इनसाइड होगा। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, ऐसे ही जब हम मैग्नेट की बात करते हैं, परमानेंट मैग्नेट बार की, जिसके नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, जिससे नॉर्थ से साउथ की तरफ उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होती हैं, तो इसी तरह उसके एक पोल की तरफ N और S के साथ वही बिहेव होता है जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के साथ होता है। यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में वही प्रॉपर्टी होती है जैसे नॉर्थ और साउथ में प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी एक पे लाइंस निकल रही होती हैं, दूसरी साइड में लाइंस इन हो रही होती हैं। वही बात जैसे पॉजिटिव चार्ज एट रेस्ट होगा तो उसमें चार्ज इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नेगेटिव चार्ज पड़ा है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा। इसी तरह एक कंसेप्ट है परमानेंट बार मैग्नेट में। तो स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा था कि जब चार्ज एट रेस्ट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब अगर हम ये बात करें उससे नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर, चैप्टर नंबर 14 के अंदर, कि जब कोई चार्ज स्टेडी स्पीड में जा रहा है या कह लें कि यूनिफॉर्म मोशन के साथ जा रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? करंट प्रोड्यूस करेगा। जब उस करंट प्रोड्यूसिंग में हम चेक करेंगे तो उसके इर्द गिर्द उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। इससे हमें क्या पता चला कि जब चार्ज एट रेस्ट होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है।
तो स्टूडेंट्स जब चार्ज यूनिफॉर्मली मूव करेगा, पहले हमने बात की जब रेस्ट पे होगा, अब हम बात कर रहे हैं कि जब चार्ज मूव करेगा तो उस वक्त वो एक मैग्नेटिक फील्ड यानी बी प्रोड्यूस करेगा, जो कैसे होगा, जिस कंडक्टर से वो चार्ज पास कर रहा है, जिस कंडक्टर से वो चार्ज गुजर रहा है, उसके परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब स्टूडेंट्स इसके अपोजिट एक और कंसेप्ट भी हमने डिस्कस करना है कि क्या जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, क्या उसके चेंजिंग की वजह से या मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा तो उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो सकता है। ये दो चीज़ें हैं अहम इसके अंदर स्टूडेंट्स। हम ऐसे कह लेते हैं कि जब किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज मूव करता है, या ऐसे कह लें कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, या चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, इसके साथ दूसरी कंडीशन कौन सी है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं स्टूडेंट्स, ये सिंपली आपने याद रखना है कि जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है तो वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वो हमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स इस स्लाइड के अंदर जितना भी आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है, ये जस्ट पेपर वर्क है। जितनी बातें मैंने बताई हैं ये आपने गौर से नोट कर लेनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स इधर एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि जब, अब मैंने दो बातें की थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की और मैग्नेटिक फ्लक्स की। अब स्टूडेंट्स जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स, या ऐसे कह लूँ जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रोपिगेट करते हैं तो तब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन को रीड कर दूं। In 1864, British physicist Maxwell formulated a set of equations known as Maxwell equations, which explained electromagnetic waves phenomena. According to these equations, a changing magnetic flux creates electric field, and a changing electric flux creates magnetic fields. Consider a region of space is shown in the figure. Suppose a change of magnetic flux is taking place which sets up an electric field in the surrounding region CD, which will causes a change of electric flux through it, due to which magnetic field sets up the surrounding space of CD. तो स्टूडेंट्स के अंदर देखें जो CD स्पेस है उसकी जनरेशन की वजह से एक उसके अंदर फील्ड पैदा हो रहा है जिसको उन्होंने ए बी का नाम दिया गया है। अब आपकी मर्ज़ी है, ये जो कॉन्सेप्ट गिवन है इसके अंदर आप ऐसे कह लें जो सी डी स्पेस है इसके अंदर, अब जो अगर आप बुक को फॉलो करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर क्या है कि जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। इसके बरक्स भी आप बात कर सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इसके अंदर नेक्स्ट डिस्कशन किस तरह से है, दस ईच फील्ड जनरेट्स द अदर एंड द होल पैकेज of electric and magnetic field will move through the space. The motion of electric and magnetic field are known as electromagnetic waves. यही स्टूडेंट्स जो हमने अभी बात की थी कि जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं स्पेस में तो तब क्या होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है द डायरेक्शन ऑफ देयर प्रोपगेशन आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल या म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर कह सकते हैं। दीज वेव्स आर
predicate having wavelength lambda, frequency f and speed c. The relation for speed is given by c is equal to f lambda. अब स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो भी अप्रॉक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल ही प्रोपिगेट करती हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिनकी वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो नीचे ग्राफ आपको बना के दिखाया गया है, ये दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर जब प्रोपिगेट करते हैं तो इस तरह से लूप बनाते हुए ये वाले प्रोपिगेट करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्रू स्पेस लेके जाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स: radio waves, microwave, infrared waves, visible light, the complete spectrum from low radio waves to high frequency gamma rays is shown as। स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड में ये दिखाया जाएगा कि किस तरह से रेडियो वेव से लेकर हाई इंटेंसिटी यानी गैमा रेज तक ये स्पेक्ट्रम बनता है। इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, तो यहाँ तक हम इन्हीं कंसेप्ट तक लिमिटेड रहेंगे जो हमने रीड किया है। तो ये स्टूडेंट्स एक विजिबल स्पेक्ट्रम दिखाया गया है और उसके बाद रेडियो वेव्स हैं और गैमा रेज हैं। स्टूडेंट इनिशियली जो लिखा हुआ है एनर्जी के हिसाब से लिखा गया है कि रेडियो वेव्स जो होती हैं वो क्या होता है, एमरजेंसी एंड डिफेंसिव रेडियो। उसके आगे लिखा हुआ है कि जब उनकी थोड़ी सी एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो वो टीवी, एएम रेडियो या एफएम रेडियो। उसके बाद इंफ्रारेड यानी और एनर्जी जब इंक्रीज़ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तो उनको नाम हम देते हैं इंफ्रारेड रेडियो वेव्स या इंफ्रारेड रेडिएशंस, या उनका नाम हम रख सकते हैं कि माइक्रोवेव एंड रेडार। नेक्स्ट स्टूडेंट एक विजिबल स्पेक्ट्रम बनेगा। इसके अंदर विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर किस तरह की वेव्स आती हैं, कैसी इनकी नेचर होती है, कैसी इनकी एनर्जी होती है, किस तरह इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये जस्ट आपने देखना है कि जैसे जैसे इनकी एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है ऐसे ही इनकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन इसके साथ इनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती जा रही है। ये कंसेप्ट भी आपने याद रखना है स्टूडेंट्स कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी इंक्रीज़ करती है उनकी फ्रीक्वेंसी, इसका मीनिंग है कि इंक्रीज़ कर रही है, और उनकी वेवलेंथ शॉर्ट से शॉर्ट हो रही है। जितनी शॉर्टर वेवलेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी हम उसकी समझेंगे, उतनी ही ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये स्टूडेंट्स ग्राफ बना के दिखाया गया है कि किस रेंज के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है कितनी है, और उसके अपोजिट साथ नीचे दिखाया गया है कि उसकी वेवलेंथ कितनी है, यानी मीटर्स में दिया गया है। तो इनिशियली देखें स्टूडेंट्स, अगर हम रेडियो वेव की बात करें तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 10⁻⁴ हर्ट्ज़ है, और अगर हम इनकी वेवलेंथ की बात करें तो 10⁻⁶ है। अब अगर हम स्टूडेंट्स इनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करते जाएंगे तो वैसे वैसे इनकी वेवलेंथ डिक्रीज़ होती जाएगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने ये भी देखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरह से जनरेट होती हैं, ये किस तरह से प्रोपिगेट करती हैं, इसकी मॉड्यूलेशन किस तरह से होती है, इनके साथ रिसीविंग सिग्नल्स कैसे हम ले सकते हैं और सिग्नल्स को फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं, ये सारे फिनोमेनास हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जस्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जनरेशन कैसे होती है, जनरेट किस तरह से होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। Electromagnetic waves are generated when electric and magnetic flux are changing through a certain region of space. An electric charge at rest gives rise to a Coulomb field
which does not radiate in space because no change of flux takes place in such field। तो स्टूडेंट ये वही बात जो हमने इनिशियली की थी कि जब कोई चार्ज रेस्ट पे होगा तो वो जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, ना ही वो स्पेस में मूव कर पाएगा सिग्नल्स को। A charge moving with constant velocity is equivalent to a steady current which generate constant magnetic field in surrounding space. But such field also does not radiate out because no change of magnetic flux takes place. Hence, waves are only generated by moving field when electrical charge are accelerated। तो स्टूडेंट वेव किस तरह से मूव करती हैं कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सेलरेट होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो टॉपिक है, जो मुकम्मल टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसके अंदर 3-4 सब टॉपिक्स हैं जिसमें हमने इस लेक्चर में जस्ट एक ही सब टॉपिक को डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन किस तरह से है, वो किस तरह से प्रोडक्शन होती है इनकी, यानी जनरेशन किस तरह से है। तो स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट इनिशियली आपने याद रखने हैं। तो उसके अंदर जो नेक्स्ट डिस्कशन आएगी इन्हीं की बेस के ऊपर वो होगी। तो स्टूडेंट इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक जितने हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं उनको बारी बारी यहाँ पे रीड करना पड़ेगा, फिर जाके आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पूरा टॉपिक है वो अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे सम अप होता है। इंशाल्लाह इसका जो रिमेनिंग पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपने इसको इस हवाले से नोट करना है कि साथ में हमने जो नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट है वो भी नोट करके फिर इसको एक जगह पे सम अप करेंगे, तो तब आपको पूरा लेक्चर इंशाल्लाह समझ आएगा। अल्लाह हाफिज़।